हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे कक्षा 11 के मैथमेटिक्स को हम हल कर रहे थे। अभी तक हमने 2 प्रश्नावलियाँ हल कर ली थी। इसमें 2.2 तक की, अभी 2.3 को हल करना है। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और ये 2.3 प्रश्नावली थोड़ी सी लंबी है। एनसीईआरटी की किताब में थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है, तो हम इसको चलिए समझते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चैप्टर का जो विशेष मुख्य आकर्षण है हमारे पास, वो है फलन। तो फलन को हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। तो एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसे फलन कहते हैं। हमने पीछे प्रश्नावली जो देखी थी उसमें हमने रिलेशन के बारे में समझा था। एक बार रिलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया एक सेट हो गया ए, एक दूसरा सेट हो गया हमारे पास समुच्चय हो गया बी। अब इनके बीच में अवयवों को जो रिलेशन होता था उसको आर से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये संबंध हो गया। और इसी संबंध के एक विशेष रूप यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको हम आर न लिख करके एफ लिखेंगे। ये बस यही मोटी मोटी इसकी जानकारी है। तो अब इसकी परिभाषा के बारे में आ जाते हैं। और यहाँ पे इस फलन को प्रतिचित्र या प्रतिचित्रण भी लिखा गया है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है हम उसी को बता रहे हैं। आगे चलेंगे, परिभाषा के बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध है यानी रिलेशन जो है वो एफ फलन, वो जो है एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, यानी कि केवल एक प्रतिबिंब दर्शाएगा। ऐसी स्थिति में यह फलन कहलाएगा। यानी कि अगर हम ये सेट ए लेते हैं, यहाँ पे सेट बी लेते हैं और इसमें जो एक अवयव है वो सामने वाले के एक अवयव के साथ अपना संबंध दर्शाएगा, इसी स्थिति को कहा जाएगा आपका फलन। पहले जो रिलेशन होता था तो ये 2 लोगों से संबंधित हो सकते थे, ठीक है, 3 लोगों से भी संबंधित हो सकते थे। बट अभी यहाँ पे केवल एक लोग से अगर संबंध रखते हैं तभी ये फलन कहलाएगा, अन्यथा वो फलन नहीं कहलाएगा। तो ये स्थिति हो गई। आगे यहाँ पे हम और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर यहाँ पे फलन जो संबंध है, फलन जो है वो ए से बी का इस प्रकार है कि यहाँ पे जो संबंध बन रहा है कि ए बी वो एफ से रिलेटेड है और एफ ए बराबर बी हो रहा है, ये उनका रिलेशन है। तो बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहेंगे, यानी कि ए और बी ऐसे रहेंगे। ए कैपिटल वाला है, ये सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल है, इसमें जो एलिमेंट होगा स्मॉल बी। ये जो सीधे सीधे रिलेशन बना रहा है उसको एफ कहा जाएगा। तो ए को क्या यहाँ पे बी को इसका प्रतिबिंब कहा जाएगा, यहाँ पे कहा गया है प्रतिबिंब, ठीक है। ए का प्रतिबिंब है और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाएगा। यानी कि अगर हम कलर चेंज करके समझे तो बी जो है ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ए जो है वो पूर्व प्रतिबिंब है। ये स्थिति बन रही है। आगे बातों को समझेंगे। यहाँ पे जो रिलेशन है उसको दर्शाने के लिए ये सिंबल, इसका प्रतीकात्मक रूप है एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी, तीर बना के यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसमें आने वाले प्रयोग होने वाले उदाहरणों के बारे में, ताकि हम इसके बारे में और अच्छे से समझ सकें कि ये उदाहरण किस प्रकार से बन रहे हैं। जैसे उदाहरण नंबर 10 को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है और क्या लिखा गया है। तो कहा गया है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है। ये एक संबंध है, क्या है कि r इक्वल टू कोष्टक में हो गया x, y सच दैट y, ठीक है, y इक्वल टू 2x। यहाँ पे सीधे सीधे रिलेशन क्या बन रहा है, y इक्वल टू 2x, और x एंड y क्या है, वो एलिमेंट है n के, यानी n से सीधे सीधे संबंधित है, यानी कि नेचुरल नंबर है। और r का प्रांत सह प्रांत परिसर क्या है, क्या यह संबंध एक फलन है, ये हमको बताना है। तो प्रांत सह प्रांत और परिसर के बारे में हमको जानना है और जानकारी देनी है, और फलन है कि नहीं ये भी बताना है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार से बनता है कि भाई अगर आपके पास 2 सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे n संबंधित हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहला जो होगा वो भी नेचुरल नंबर रखेंगे, यहाँ पे जो होगा वो भी नेचुरल नंबर रखेंगे। तो ये तो आपका प्रांत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हर एक अवयव सामने वाले से संबंधित होगा।
उस स्थिति में क्योंकि यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्या हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही अपना r का प्रांत हो जाएगा और इधर जो सह प्रांत बनेगा, ठीक है, इधर वाला, ठीक, ये भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे संबंधित हो रहा है। और इसके जो परिसर के, ठीक, यहाँ पे जो बात करेंगे कि y बराबर 2x हो रहा है, इधर अपना नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 आएगा और यहाँ पे 1 2 3 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये प्रांत हो गया। और उसके बाद एप्स में सह प्रांत, परिसर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर ही रहेगा और यहाँ पे जो y का मान हो रहा है वो x का दुगुना हो रहा है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, 2 से 2 गुणा करेंगे 4 मिलेगा, यानी सभी सम संख्याएं मिलेंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो सह प्रांत है वो भी n होगा, इसका परिसर, ठीक है, इसका जो परिसर होगा वो सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब चूँकि यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या, n का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो रहा है क्योंकि 1 का यहाँ पे 2 मिल रहा था, 2 का 3 4 मिल रहा था, सब एक ही प्रतिबिंब मिल रहे थे, इस वजह से यह संबंध फलन है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फलन, मतलब 2 जगह मिलने लगता तो फलन नहीं बन पाता, ठीक है, तो ये स्थिति बन रही है। और अब अगले उदाहरण पे चलेंगे। ओके, तो अगले उदाहरण से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है वो देखते हैं। तो लिया गया है कि नीचे दिए गए संबंध, 1 मिनट जी, ओके, तो नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि फलन है या नहीं है, यह फलन है अथवा नहीं है, ये हमें बताना है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 आपके पास प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न पे फोकस करेंगे, बस इतनी छोटी सी बात को देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, 2 सेट ऐसे बनाते हैं, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो अपने पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और अगले वाले में 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ए में। और ऐसे ही 1 1 2 दिखाई दे रहा है तो 1 1 2 आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पिछले चैप्टर में इसी के बारे में, पिछली प्रश्नावली में इसी के बारे में बातचीत की थी कि आगे वाला हिस्सा पहले सेट का भाग होता है, दूसरा वाला हिस्सा दूसरे सेट का समुच्चय का भाग होता है। तो इस प्रकार हमें क्या मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है तो ये सीधा सीधा संबंधित है, 3 1 मिल रहा है तो सीधा सीधा संबंधित है, 4 2 मिल रहा है तो इस सीधा सीधा संबंधित हैं। अब यहाँ पे स्थिति, अगर ये 1 हम सेट में कोई भी 1 को हम 2 बार नहीं लिखते तो हम केवल 1 बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्थिति ये बनती है कि हमारे पास 1 कितनी बार है, हम यहाँ पे 2 बार नहीं लिख सकते तो 1 बार, यानी 2 भी 3 से संबंधित है, 2 भी 1 से संबंधित है और 3 भी 1 से संबंधित है। तो इस प्रकार का जब बनता है तो आप यूँ समझिए कि आगे वाली गिनती कोई भी दोहराई होनी नहीं, 2 बार वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 बार हो गया पीछे वाले एरिया में, ऐसे आगे वाले में 2 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 कॉमन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कॉमन हो गया तब तो भैया ये फलन नहीं होगा, लेकिन इस स्थिति में ये फलन है, ठीक है। बात ये है कि 2 का 1 के साथ संबंध है, 3 का 1 के साथ संबंध है, 4 का 2 के साथ संबंध है, यह संबंध बना हुआ है। आगे वाली गिनतियां कोई भी कॉमन नहीं है, इस वजह से यह फलन है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला सवाल दिया गया है आपको दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों आगे वाले में 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि अगर हम इसके लिए बनाते तो यहाँ पे 2 हो रहा है और ये 2 बार है, हम 1 बार लिखेंगे, 3 और 4 है तो 3 और 4 हमने लिख लिया। और ये किससे संबंधित हो रहा है, 2 2 से भी मिल रहा है और 2 4 से भी मिल रहा है। तो इस प्रकार का जब बनेगा सिचुएशन तो ये फलन नहीं होगा। अगर हम तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं, यहाँ पे फलन है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि आगे 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यानी कि कोई भी गिनती कॉमन नहीं हो रही है, इस वजह से फलन है। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा देनी है, यही चीज़ों को यहाँ पे हल करके लिखा गया है और पूरा बाकायदा यही सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए लिखा है कि क्योंकि R के प्रांत में प्रत्येक प्रांत में, यानी कि पहले भाग में प्रांत में प्रत्येक अवयव 2 3 4 के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं, इसलिए
इसलिए यह संबंध फलन है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वाले में दिया गया क्योंकि एक ही प्रथम अवयव दो, यानी कि दो जो है वो दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों यानी 2 और 4 से संबंधित है, इसलिए ये फलन नहीं है। तो यही सेम चीज को आपको चिपका देना है। और यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं हम छठवें प्रश्न को भी थोड़ा सा समझ सकते हैं और इसी के छठवें जो परिभाषा दी है इसको भी समझ सकते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रश्नावली पे चलेंगे। और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भी हैं जिसको हम छोड़ रहे हैं, हम इसको अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं परिभाषा नंबर 6 की। यहाँ पे दिया गया है कि एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका कोई उप समुच्चय यानी वास्तविक संख्याएं होने चाहिए तो वास्तविक मान फलन कहते हैं। तो ऐसे में क्या कि ऐसे जो परिसर होते हैं उनको वास्तविक मान फलन कहते हैं। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं वाला हो तो समुच्चय अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो तो इसका वास्तविक फलन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे प्रांत और फलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात ये कि आगे वाला हिस्सा जो पहला सेट होता है उसका जो मान होता है अगर वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया है ऐसा को जो भी हो जो प्रांत होता है, ठीक है, ये प्रांत हो गया, आगे जो हो गया वो परिसर हो गया। तो अगर दोनों वास्तविक संख्याओं वाले हो रहे हैं तो यहाँ पे वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन ये कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी हैं। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे जो उदाहरण दिया गया इसमें क्या कहा गया है कि कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f सच दैट n बिलोंग टू n, मतलब कि यहाँ पे बिलोंग टू तो नहीं कहा जाएगा, संबंध यानी कि जो f का है वो सीधा सीधा संबंध हो रहा है और fx बराबर क्या हो रहा है 2x+1 हो रहा है। अब यहाँ पे परिभाषित एक वास्तविक फलन है, यहाँ पे एक परिभाषित वास्तविक फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम दिया गया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या करना है। x का मान दिया गया, y का मान दिया गया, fx बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे 2x+1 हो रहा है। तो यहाँ पे यही fx यानी f1 दिया है तो 2x का मतलब x की जगह पे 1 रख देंगे, यही वाला 1 यहाँ पे रखेंगे अपना, ठीक। तो 2 1 कम 2 + 1 बराबर 3 हो रहा है तो यहाँ पे 3 भरा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हल किया गया है। तो यहीं पे इसी सूत्र पे हर जगह पे x की वैल्यू आपके पास जो ये सूत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी जगह पे x की वैल्यू ये जो बार बार दी गई है इनको रख दीजिए और ये भर दीजिए। बस सिंपल सा काम यही भरने वाला है। तो ये उदाहरण तो हो चुका है पूरा, कुछ भी विशेष बड़ा नहीं है, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे प्रश्नावली पे डायरेक्ट, वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे लायक सवालें हैं जो अभी तक हमने समझा है उसके हिसाब से कौन सी सवालें हो सकती हैं। तो ओके, तो हम पहुँच रहे हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, हम पहुँच गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.2.3 है, सॉरी। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा फलन है, आपको ये बताना है। फलन बताने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका, आगे वाली गिनतियाँ मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले उदाहरण में देखते हैं 2 5 8 11 14 और 17 दिखाई दे रहा था, ये फलन है। बस इतना सा आपको बताना है। इसके कारण का उल्लेख कीजिए। कारण का उल्लेख जैसे आपने उदाहरण में देखा बिल्कुल वही हूबहू छाप देना है, लिख देना है, ठीक है। एक प्रतिबिंब दिखा रहा है, इस वजह से ये क्या है कि फलन है। यदि संबंध एक फलन है तो परिसर का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे प्रांत और परिसर की बात हो जाती है, तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है वही अपना परिसर होता है। तो वही सेम चीज़ दिखा देनी, यहाँ पे एक 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 जो भी हमको मिल रहा है सब जगह पे यही अपना तो परिसर होता है। तो सब सीधे सीधे जाके एक से संबंधित हो रहे हैं तो परिसर क्या बनेगा, एक बनेगा। तो ये चीज़ें हो गई, प्रांत और परिसर आपने समझ लिया। और यहाँ पे आगे देखेंगे सवाल नंबर 2, आपको यहाँ पे बताना है कि फलन कौन सा है। फलन आपको बता दिया पहले उदाहरण के पहले प्रश्न में कैसे करना है, उदाहरण इसका समझाया था। और इसमें जो परिसर निकालना है वो पीछे वाला हिस्सा होता है, तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं कि पीछे वाले हिस्से को लिखते चले जाइए। दूसरे प्रश्न में आएंगे कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित वास्तविक
फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे f(x) बराबर दिया गया है -mod x। तो इसके लिए हमको निकालना है प्रांत और परिसर। तो इस चीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा बेहतर तरीके से। और पहले उदाहरण को भी अभी आप करने का प्रयास कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।